आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो प्रश्न था आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? बी टीम से जवाब दिया गया अकबर। जवाब गलत है और ए टीम को इसके लिए 1 अंक बोनस में दिया जाता है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्विज गेम शो कौन बनेगा जीनियस। खेल के नियम: 2 लाइफलाइन मिलती है, एक लाइफलाइन ऑप्शन लेने की, दूसरी लाइफलाइन बाहर जाकर पूछने की, और यदि कोई भी लाइफलाइन नहीं ली जाती तो आपको उसके लिए आधा अंक बोनस का मिलता है। तो पहला प्रश्न, 5-5 प्रश्न आपके द्वारा प्रतिदिन भेजे जाते हैं। उसी तरह ए टीम के लिए पहला प्रश्न, किसने कहा पौधों में जीवन होता है? और ये प्रश्न मुस्कान के द्वारा भेजा गया। किसने कहा कि पौधों में जीवन होता है? टीम ए, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ बताइए। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। जवाब को लॉक किया गया। आपके जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया और ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। जगदीश चंद्र बसु ने कैस्कोग्राफी नाम का एक यंत्र विकसित किया था और उन्होंने पहली बार, देखिए हमारे धर्म और संस्कृति में कण कण में भगवान का वास कहा गया है, जीवन तो सब में कहा गया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ जीवन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है। टीम बी के लिए प्रश्न, है मुहावरा टेढ़ी खीर। मुहावरा, इसके लिए क्या अर्थ है? किस चीज़ के लिए टेढ़ी खीर प्रयोग किया जाता है? नित्या के द्वारा भेजा गया प्रश्न टीम बी के लिए। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मुहावरा, इसका क्या अर्थ होता है? टेढ़ी खीर, खीर तो टेढ़ी, खीर तो मीठी होती है, लेकिन टेढ़ी खीर का क्या अर्थ है? और समय शुरू होता है अब। बताइए। उल्टी बात। आपके जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर मास्टर ने जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। टेढ़ी खीर का अर्थ उल्टी बात नहीं होता। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन काम। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये काम बड़ा टेढ़ी खीर है, इसका अर्थ क्या है कि ये काम बड़ा बहुत कठिन है। टीम ए के लिए प्रश्न, अभी खाता नहीं खोला टीम बी का। टीम ए के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा गया है अनामिका के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन। हाँ बताइए। अहागम, ये कौन सा स्टेशन है? लॉक किया गया। आपके जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है हावड़ा स्टेशन। कलकत्ता का हावड़ा स्टेशन सबसे बड़ा है और गोरखपुर का स्टेशन सबसे लंबा है। ठीक है, याद रखिए। सामान्य ज्ञान का प्रश्न। और टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी का खाता जरूर नहीं खुला, लेकिन हाँ टीम ए के लिए 0 अंक आने पर टीम बी की ओर बड़ी मुस्कुराहट, खुशी है कि चलिए 1 अंक उनका गया। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा है पुष्पा ने। रथ को चलाने वाले को, रथ को चलाने वाले को क्या कहते हैं, या रथ को हाँकने वाले को क्या कहते हैं? जो रथ को हाँकता है, जो रथ को चलाता है, उसको क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या नाम होता है? हाँ बताइए। रथ चालक। हाँ, कोई भी वाहन हो उसके आगे चालक लगा दो, वाहन चालक। लेकिन यार रथ को चलाने वाले के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता है। लॉक किया गया आपका रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, लेकिन इसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 0 अंक मिलेगा। रथ को हाँकने वाले, रथ को चलाने वाले के लिए हम लोग सारथी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, यानी जो रथ को हाँकता है उसको हम लोग सारथी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और टीम ए के लिए नया प्रश्न, 0 अंक दिया जाए टीम बी के लिए। अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। और ये प्रश्न वंदना की ओर से, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ किसने हाँका था? हाँ बताइए। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। और अभी ये बात चूंकि आप ही के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया तो आपको उसका जवाब मालूम होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था और गीता का उपदेश भी दिया था। और रथ को हाँकने वाले को सारथी कहते हैं, और अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने हाँका, इसकी चर्चा भी हो गई थी। तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलता है। आज कल्पना के वापस आने पर टीम ए के लिए नई संजीवनी मिल गई है और इनका उत्साह फिर से बढ़ गया है। और दिव्या के द्वारा भेजा गया प्रश्न, 1 प्रश्न इनको अपना मिल गया है। हाउ मैनी कंट्रीज इन द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन?
संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों के सदस्यों की संख्या कितनी, इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो आपको बताना। टीम बी, कितने देशों की संख्या है? 193 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसी समय हुई थी युद्ध को रोकने के लिए। 1 अंक दिया जाए टीम बी के लिए, खाता खुल गया टीम बी का। और टीम ए के लिए नया प्रश्न, क्वेश्चन भेजा गया नमन के द्वारा। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग, प्रश्न को ध्यान से समझ लें। भारत को कर्क रेखा बीचों बीच से आधा आधा विभाजित करती है, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। तो कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? आप चाहे तो इसके लिए लाइफ लाइन ले सकते हैं, ऑप्शन की लाइफ लाइन बाहर जाकर पूछने की। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग यानी कि कर्क रेखा से नीचे का यानी कि दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारत। तो ये जो दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? कौन कौन से कटिबंध होते हैं? इसे ताप कटिबंध कहते हैं। कौन कौन से कटिबंध? देखिए, हमारी पृथ्वी गोल है और सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कहीं पर सीधी पड़ती, कहीं पर तिरछी, कहीं पर बहुत नाम मात्र की, कहीं पर बिल्कुल सीधी। तो इस हिसाब से हमारी पृथ्वी को कई ताप कटिबंधों में बांटा गया। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उसके नीचे का जो भारत का दक्षिणी भाग किस कटिबंध में आता है? और बताइए। दक्षिणी गोलार्ध। आपका जवाब बड़ा ही मायूसी भरा, निराशा भरा। दक्षिणी गोलार्ध। पहली बात तो भारत है दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं। भारत उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा भाग विश्व को, पृथ्वी को आधा आधा बांटता है, तो विषुवत रेखा के ऊपर भारत है। तो दक्षिणी गोलार्ध का बोलने का कोई औचित्य नहीं। पहली बात, आपका जवाब बिल्कुल गलत है और इसके लिए आपको 0 अंक दिया जाता है। इसका सही जवाब तो आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। हमारी पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया? सबसे पहला उष्ण, उसके बाद शीतोष्ण और उसके बाद शीत। तो 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा तक 23.5 और नीचे मकर रेखा तक सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पर इसको हम उष्ण कटिबंध में लेते हैं। 23.5 से लेकर 66.5 तक थोड़ा तिरछी पड़ती हैं, ऊपर भी और दक्षिणी गोलार्ध नीचे भी। और इसको हम शीतोष्ण, यानी कि यहाँ उष्ण भी है और शीत भी है, शीतोष्ण। और 66.5 से लेकर ध्रुव तक इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सर्दी पड़ती है ज़्यादा, यहाँ की वनस्पति अलग प्रकार की, यहाँ की फसलें अलग प्रकार की। तो कर्क रेखा भारत को आधा आधा बांटती है और ये 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री का क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध में आता है। तो आपको इसके लिए 0 अंक दिया जाता है। और टीम बी के लिए प्रश्न, इस चीज़ को मैंने ग्लोब के माध्यम से कई बार समझाया और इस तरह के प्रश्न भविष्य में भी आपसे पूछे जाते रहेंगे। प्रश्न आया है कृष्णा के द्वारा टीम बी को, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। तो इसके लिए तुमको आधा अंक, आपका जवाब सही है। पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राम है और आपको इसके लिए आधा अंक दिया जाता है। टीम बी आधा अंक, टीम बी आधा अंक। और टीम ए के लिए प्रश्न, आपके लिए प्रश्न है टीम ए के लिए दिव्या यादव की ओर भेजा गया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ना तो ये पूछा गया कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ना ये पूछा गया कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। यहाँ पर है भारतीय संविधान जब बनाया गया था उसकी एक संविधान सभा बनाई गई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? कब ये डिसाइड हुआ कि चलो अब संविधान बनाया जाए, एक कमेटी बनाई गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? टीम ए बताइए। 1948 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 1949 में तो बनकर तैयार हो गया, तो 1 साल में संविधान बन गया था, यानी कि स्थापना भी हो गई समिति की और संविधान भी तैयार हो गया। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना कर ली गई थी कि अब संविधान बनाया जाएगा। इसका सही जवाब है 6 दिसंबर 1946। टीम ए को एक 0 अंक दिया जाए। और टीम बी के लिए प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो आपके द्वारा पूछा गया, प्रश्न कल्पना के द्वारा भेजा गया है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? चाहे तो आप इसके लिए लाइफलाइन ले सकते हैं। बताइए। कोलकाता। हाँ, आपको जवाब तो देना ही है, जवाब नहीं देंगे 1 अंक आपका चला जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, देखिए ये बहुत प्राचीन नाम है, दक्षिण भारतीय राजवंश है। तो राष्ट्रकूट की राजधानी कोलकाता नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है मान्यखेट। याद रखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट
है। अब चलिए, आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हुआ। अब मेरे द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। टीम ए के लिए प्रश्न है गणित का। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में पहुंच जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलती है तो 5 घंटे में पहुंच जाती है। यदि उसे 4 घंटे में पहुंचना हो तो उसे किस गति से चलना होगा? यानी कि अभी उसकी गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे में पहुंचती है। अगर 4 घंटे में पहुंचना है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? चलिए बताइए। 13 मिनट को 10 से बढ़ाना चाहिए। क्या जवाब है? 13 मिनट। मैं गति पूछ रहा हूं। अभी गति थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। किस गति से जाए जो 4 घंटे में पहुंच जाए? अगर 80 से चलती तो 5 घंटे में पहुंच जाती है। तो आपका जवाब है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जवाब को लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया और जवाब निहायत ही बहुत ही गलत है। इसका सही जवाब होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये सोचिए, मान लीजिए यहाँ से कानपुर तो थोड़ा कम है, यहाँ से दिल्ली। अब कोई ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 5 घंटे में पहुँच रही है, तो इसका अर्थ कितने किलोमीटर हो गया? कितने किलोमीटर उसने दूरी चली? 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो 5 घंटे चल रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और यदि उसको 4 घंटे में ही पहुंचना है और दूरी उतनी ही है 400 किलोमीटर, तब उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा। तो समय कम है, दूरी निश्चित है, तो हमको गति बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह टीम ए को 0 अंक दिया जाए। और टीम बी के लिए प्रश्न, यदि 12 मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 12 मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यदि मजदूर 6 ही मिलते हैं तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा? और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। जवाब है आपका 10 दिन। आपका जवाब जांचा गया, परखा गया, समझा गया। आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। 12 मजदूर किसी काम को यदि 20 दिन में करेंगे और मजदूर सिर्फ रह गए 6 दिन, 6, तो जब मजदूर कम रह गए हैं तो काम जल्दी खत्म होगा कि टाइम लगेगा? तो पहले तो 20 दिन लगते थे, फिर कितने लगेंगे? 40 दिन। तो सही जवाब है 40 दिन। टीम बी को 0 अंक दिया जाए। टीम ए के लिए प्रश्न, टेम्स नदी किस शहर में बहती है? टेम्स नदी, आपको ये याद होना चाहिए। नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां, और किस नगर में? जैसे गंगा नदी तो 25 किलोमीटर बहती है, तो कई नगरों में होती हुई जाती है। टेम्स नदी आपको बताना है कि किस नगर में बहती है, या कहें कि किस नगर में जाकर वो समुद्र में मिल जाती है। टेम्स नदी। ऑप्शन वाली लाइफ लाइन चाहिए। अब ऑप्शन वाली लाइफ लाइन चाहिए। वेरी गुड। 4 ऑप्शन है आपके पास: रोम, पेरिस, लंदन, बर्लिन। रोम, पेरिस, लंदन, बर्लिन। आपको बताना है टेम्स नदी किस नगर में बहती है। हाँ, ऑप्शन नहीं बताएंगे, ऑप्शन आपको एक बार बता चुका हूँ, चलिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। रोम, पेरिस, लंदन, बर्लिन, टेम्स नदी। लंदन को लॉक कर दें? लंदन को लॉक कर दिया जाए। चलिए, लंदन को लॉक किया गया। कंप्यूटर भाषा जांचा, परखा, समझा। टेम्स नदी, लंदन का आपने शायद नाम ज़्यादा सुना, इसलिए आपने लंदन बोल दिया और आपका जवाब लॉक किया गया था। जांचा गया, परखा गया, समझा गया। जवाब आपका बिल्कुल सही है। टीम बी के लिए प्रश्न, पैगोंडा का देश किसे कहा जाता है? पैगोंडा एक तरह से मंदिर होते हैं, मठ होते हैं। तो बताना है पैगोंडा का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन वाली लाइफलाइन मांगी है, पैगोंडा का देश किसे कहा जाता है, तो आप ऑप्शन वाली लाइफलाइन आपको देनी पड़ेगी। यरूशलेम, अफ्रीका, म्यांमार या फिर रोम। यरूशलेम, अफ्रीका, म्यांमार या फिर रोम। म्यांमार नहीं, म्यांमार है। लॉक किया जाए।
लॉक किया जाए? जवाब ना देने पर माइनस मार्किंग होगी। लॉक कर दिया जाए, इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। पैगोंडा का देश, म्यांमार इन्होंने बताया, इसको लॉक किया गया। कंप्यूटर मास्टर ने जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। भगवान राम जब युद्ध करने के बाद रावण को जीतकर वापस अयोध्या आए थे तो किस विमान पर बैठकर आए थे? उस विमान का नाम बताना है। समय शुरू होता है अब। हाँ चलिए बताइए। लाइफ लाइन चाहिए। ऑप्शन वाली लाइफ लाइन ले चुके, आप बाहर जाकर पूछेंगे। चलिए जाइए, पूछ कर आइए। चलिए बताइए। पुष्पक विमान, लॉक किया जाए। पुष्पक विमान। जब आपको जांचा गया, परखा गया, समझा गया, आपने लाइफ लाइन दी थी, आपकी दोनों लाइफ लाइन जा चुकी हैं और आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। चलिए टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न। भगवान राम ने जब समुद्र पार किया था तो समुद्र में रास्ता बनाया गया था पत्थरों को डालकर। वो पत्थर जिस पर राम नाम लिख दिया जाता था और वो पत्थर पानी पर तैर जाते थे, उसी से वो राम सेतु बनाया गया था। आपको बताना कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने उस पत्थर पे राम नाम लिखा था और पत्थर तैर गया था। चलिए बताइए, आपका 2 मिनट का समय पूरा हुआ, जवाब दीजिए अति शीघ्र। नल और नील, नल और नील, इनको लॉक किया जाए? नहीं, इनको लॉक नहीं किया जाए, ये जवाब लॉक किया जाए। इनको लॉक कर देंगे तो फिर रास्ता कौन बनाएगा? भगवान का इतना पुण्य काम कौन करेगा? तुमको लॉक नहीं किया जा सकता है। आपके जवाब को लॉक किया जाता है नल और नील। आपने लाइफ लाइन ली, आपने दोनों लाइफ लाइन कंज्यूम की, आपको कोई बोनस अंक नहीं मिलेगा और जवाब भी आपका बिल्कुल सही है। और इस तरह टीम बी को आज प्राप्त हुए 4 अंक और टीम ए को प्राप्त हुए 1, 2, 3, 4, 1 अंक इनका बोनस का बढ़त रहा है और ये 1 अंक से इस खेल को जीत गए। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ। आप हमसे जुड़े रहें, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहें। नमस्कार।